इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। ये है वो बयान जिसने वाकई कोहराम मचा दिया है और कई सवालात उठा दिए हैं इलेक्शन 2024 पे। 8 फरवरी को इलेक्शन तो हो गए, लेकिन उसके बाद नताइज के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पहले तो जब नताइज देर आने लगे, फिर उस वक्त की निगरान हुकूमत जो अभी भी है, जाहिर है कि जिसने मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी थी, वहाँ सवाल उठे। लेकिन जब नताइज आना शुरू हुए तो उसके बाद देखा गया कि तमाम तर सियासी जमातें सरापा एहतजाज नजर आईं, मसवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिसने अब ये कहना ज़रूर शुरू किया कि खैबर पख्तूनख्वा में वो समझते हैं कि कहीं धांधली हुई है। लेकिन उमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल से ज़्यादा कोई नाराज़ नहीं नज़र आए, जबकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार यानी जिनको बैक किया था वो हो गए, GTA हो गए, इसके अलावा जमात इस्लामी हो गई और दीगर जमातें जो बलूचिस्तान में इस वक्त इंतखाबी नताइज के हवाले से एहतजाज कर रही हैं, वो करती नज़र आ रही हैं। आज उन तमाम एहतजाजों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान को मैं ना भूलूँ, क्योंकि उनका इंतखाबी अमल और नताइज पर अदम एतमाद करना यकीनन बड़ी खबर इसलिए भी थी क्योंकि पिछली हुकूमत PDM की थी और PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और मौलाना साहब की जमात शामिल थी। बहरहाल आज रावलपिंडी की कमिश्नर की जानिब से लियाकत चट्टा ने जो एतराफ़ी बयान दिया, आप उसको एतराफ़ी इसलिए कहेंगे क्योंकि एक तो ये वो सिटिंग कमिश्नर हैं और सिटिंग कमिश्नर ने ये कहा कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और हमने उन लोगों को हरवाया जिनके 70-70 हज़ार वोट थे। रावलपिंडी डिवीज़न यकीनन एक बड़ा डिवीज़न जिसमें 13 कौमी असम्बली के हलके, 27 सूबाई असम्बली के हलके। इस बयान के बाद हमने देखा कि पूरे दिन मुख्तलिफ बयानात आते रहे, यानी रद्द अमल आते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पंजाब की निगरान सेटअप हो, जिसमें खुसूसन निगरान जो वज़ीर इत्तलात है आमिर मीर साहब, उन्होंने इनके जो जहनी तवाज़न है उसका जिक्र किया कि वो जहनी तवाज़न इनका दुरुस्त नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी एतराफ़ करता है उसके जहनी तवाज़ुन पे इसी तरह से सवालात उठेंगे, या फिर जिस तरह से इलेक्शन जो चीफ कमिश्नर हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम आयद किया है, उनकी जानिब से जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया न सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आयद किए गए और फिर उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज। बहरहाल देखना यह है कि जिस किस्म की तहकीकात का ऐलान किया गया निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आया ये तहकीकात होती है और इसके जो भी नताइज सामने आते हैं वो कबूल होते हैं या नहीं होते। बहरहाल जो भी हो, इलेक्शन 2024 पर जो सवालात हैं वो मज़ीद सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत साजी जो जमातें मिलकर कर रही हैं, क्या वो आगे भी बढ़ पाएंगी या पहले ये मामला तय करना होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी भी हैं, और हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। दिन भर की जो सारी हमने बयानात देखे, जो रद्द अमल हुआ रावलपिंडी के कमिश्नर की जानिब से, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये इस वक्त रियलाइजेशन है कि ये जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात पहले ज़्यादा ज़रूरी है और हुकूमत साजी का मरहला बाद में आएगा। शुक्रिया नादिया। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन 2024 बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इर्रिस्पेक्टिव के कमिश्नर ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा, इल्ज़ामात को एक तरफ रखें, जो फैक्ट्स हैं उनको अगर हम सामने रखें जी, तो ये कोई भी इलेक्शन कमीशन के तरफ से, हत्ता के वज़ीर आज़म भी कहते रहते हैं, ये कन्विंसिंग जवाब नहीं आ पा रहा कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स में इतनी ताख़ीर क्यों हुई।
क्या वजह है कि 2 दिन बाद जाके इलेक्शन जो है मुकम्मल हुआ। शहरों में, कराची के शहरों में, चलें दूर दराज इलाकों में समझ में आता है देर हो जाती है, शहरों में। और ये कोई इस इलेक्शन ही की बात नहीं है, माजी में भी कुछ इलेक्शंस में, 2018 के इलेक्शन में भी कोई 1.5 दिन बाद लियारी का रिजल्ट आया था, और भी कुछ रिजल्ट आए थे, लड़काना का रिजल्ट लेट हो गया था। राइट। और इस मर्तबा तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ इलेक्शन रिजल्ट, तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। और ये चीज़ इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाती है, शुकूक व शुबहात को जन्म देती है। और इसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से, किसी की तरफ से जो जवाबात आए हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है। अब कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा, असल चीज़ ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बयान क्यों दिया और ये चीज़ें क्यों आई हैं सामने। अब इसका हल जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है रात को, वो जो भी उनका बयान आता है सही वो हम देखेंगे। लेकिन ये बात तय हो गई है कि ये इलेक्शन, देखिए ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा है कि जो जीते हैं वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो हारे हैं वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और क्या हो सकता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कंवर दिलशाद साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के जो बयान है, मजहर साहब कहते हैं कि ज़्यादा अहम ये बात है कि ये बयान क्यों आया। और पूरे दिन, जैसे मैं आप क्योंकि निगरान सेटअप का हिस्सा भी हैं, मैं ये हैरान हूँ कि बजाय ये कि ये कहा जाए कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जवाब आमिर मीर साहब ये दे रहे हैं कि उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो मतलब अगर जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उनको लगाया क्यों गया था फिर रावलपिंडी का कमिश्नर? वो ज़ाहिर है कि हर जो होता है सब हुकूमत का तर्जमान, उन्हें अपने मजाज के मुताबिक बात करनी होती है। लेकिन हमें जो सबसे पहले अहम बात यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, जो कि मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मेरी कई उनसे दर्जनों मेरी मीटिंग हुई है उस रावलपिंडी की तरक्याती कामों के हवाले से। हमारी कभी गुफ्तगू, कभी इलेक्शन के हवाले से कभी गुफ्तगू नहीं हुई, और इलेक्शन के दिनों में भी तमाम तरक्याती कामों पे काम होते रहे, और वज़ीर-ए-आला पंजाब रात को भी आते रहे और तमाम तरक्याती कामों को जायजा लेते रहे, उनके साथ साथ चलते रहे। उन्होंने तारीफ भी की उनके काम की, और होली फैमिली हॉस्पिटल को पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अपग्रेड करते हुए इतना शानदार बना दिया कि जब आप होली फैमिली में खड़े हो जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे जैसे आप किसी लंदन के हॉस्पिटल में खड़े। सर इस वक्त इलेक्शन ज्यादा इलेक्शन के नताइज इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हमारा टॉपिक है। वजीर आला पंजाब ने किए होंगे काम, अच्छी बात है, लेकिन आ जाए जरा, ये इससे मुल्क आगे कैसे जाएगा? मैं अर्ज करो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैं हम तो उनके साथ, हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने कभी किसी मामलात में, इलेक्शन के मामलात में, सियासत के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। अब ये जो मामला आ रहा है, ये चीफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जी मेरी निगरानी में ये गड़बड़ हुई है, और अपना कहा कि 13 जो मेरे हल्के थे कौमी असम्बली के, उनके रिटर्निंग ऑफिसरों ने गड़बड़ की है, टैंपरिंग की है। तो वो ज़ाहिर है कि कमिश्नर को है, ठीक है, इंतजामी तौर पर तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के इंचार्ज हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की सपोर्ट। लेकिन ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो आए थे रिटर्निंग ऑफिसर, वो इन प्रिंसिपल वो तो है तो उनके अंडर ही, कमिश्नर के अंडर ही है ना सारे। वो उनकी ACR तो उन्होंने लिखनी है ना, कमिश्नर नहीं। तो ये सारे जो मामलात होते हैं वो उनके नजर में था। अब उन्होंने कहा जी मेरी नजर के सामने ये वाकया पेश हुआ है, उन्होंने ये कहा मेरे सामने ये वाकया पेश हो रहे हैं, तो मैं रोक नहीं सका, रुकावटें डाल सका। अब इसका काम ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ठीक है, इंतजामी तौर पर कमीशन का कोई किरदार नहीं, अपना DRO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये सब खुद उनके इंचार्ज होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो समझता तो है काम को। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो आज हंगामी इजलास हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा सही कदम उठाया, और मैं तो आपकी वसातत से ये उनको हम मशवरा देंगे कि आप 13 के 13 रिटर्निंग ऑफिसरों को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लें, 13 रिटर्निंग ऑफिसर, और बमा कमिश्नर को ही बुला लें कि जी आपने इनके बारे में कहा कि रिजल्ट को टैंपरिंग किया, आप बताएं। तो सामने बैठे होंगे रिटर्निंग ऑफिसर, और वो सारी चीजें उनके सामने आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात तो है ना। सेक्शन 9 कहता है कि अगर कहीं महसूस करे कि कहीं करप्ट प्रैक्टिस हो गई है या इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए हैं,
तो इलेक्शन कमीशन जो है सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई करने का मजाज है। ठीक है, पावर्स तो बहुत है। ये जो सजेशन दे रहे हैं मजहर साहब कि तमाम आरओज 13 हलकों के आ जाएं इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या मामला इससे हल होगा? क्योंकि देखिए इन हलकों में भी वो लोग हैं जो अग्रीव्ड है, जो कहते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और फॉर्म 47 में तमाम नताइज जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। तो इंडिपेंडेंट कार्रवाई होगी कैसे? मजहर साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर लें, मजहर साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर लें, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पे भी इल्जाम आयद किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी। तो फिर आपके नजदीक तहकीकात कौन करेगा? देखिए बहुत कमर दिलशाद साहब, मजहर साहब को जवाब देने दीजिए प्लीज। कोई रोल नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन को आप तनकीद करें। कमर दिलशाद साहब, मजहर साहब को जवाब देने दीजिए, मैंने सवाल उनसे किया है। जी मजहर साहब। कमर दिलशाद साहब, अभी निगरान हुकूमत का कुछ वक्त रह गया है दूसरे को जवाब दे देने दें। ये देखें, इतनी पोलराइजेशन है, इतनी ज़्यादा खलीज हो गई है ये कि बहुत मुश्किल है कि कोई भी ऐसी तहकीकात हो जिसको सब कबूल कर लें, कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिस पे सबको इत्माद हो। चूँकि हर इंस्टीट्यूशन पर ही क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ये तहकीकात करेगा? सिंपल सवालों के जवाब नहीं आते तो पेचीदा सवालों के कैसे जवाब आएंगे? असल चीज़ ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में बात है, सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस साहब को जो है वो बाहर आके या उससे आके ये बात करने की मेरे नुक्ते नज़र से ज़रूरत नहीं थी, चाहे उन्होंने अपने ही हवाले से वजाहत की हो। लेकिन चूँकि मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग हुई है, उसमें अब पता नहीं क्या तय हुआ है, लेकिन इन एनी वे जो है वो कोर्ट्स जो हैं उसमें देखते हैं। अब जाहिर है जो भी बेंच बने इस हवाले से, तो उसमें उम्मीद है और ज़्यादा कवी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस खुद उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक तो उन पे इल्ज़ाम लगा है और दूसरे उन्होंने उस इल्ज़ाम की वजाहत भी कर दी है। जो उन पे इल्ज़ाम लगा है उस पर अपना एक माइंड जो है ना वो उन्होंने सामने रख दिया है। लेकिन ये कि इसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए दोनों तरह, जो जिस तरह कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं इस तरह भी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन सबको बुला ले, ओपन हो एक तरीके से वो चीज़, और बताएं वो 13 आरोज बताएं कि वो किस दबाव में थे, कहाँ दबाव है। कमिश्नर बताएं कि उनके पास कोई इस हवाले से कोई शवाहिद हैं भी या नहीं हैं इस हवाले से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जितना जल्दी हो। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा मसला रहा है और साल से रहा है कि जो हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं या उसके बाद जो भी है उनके फैसलों में बहुत ताख़ीर होती है, जबकि इलेक्शन रूल्स के तहत और उसके तहत 4 महीने के अंदर अंदर आपने फैसले देने होते हैं। सही। तो इनकी वजह से लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और इनकी तरफ नहीं जाते। मेरा ख्याल है जितनी जल्दी फैसले हों, और अब जबकि पहला इजलास होने वाला है इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि उससे पहले ये कन्फ्यूजन दूर हो। बहरहाल मुझे ये कन्फ्यूजन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ये पॉलिटिकल केओस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत साजी के लिए भी अभी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके दरमियान भी एक खलीज नज़र आती है। तो मजहर साहब, आपने कहा ना कंफ्यूजन है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं। देखिए जिस बात का आपने इशारा किया कि पहला इजलास भी बुलाने को है, ज़ाहिर 29 तलब करना है, उससे पहले ये सारे मामलात अब इतने आसान नहीं बल्कि मजीद पेचीदा हैं। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस में हमारे साथ है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मजहर अब्बास साहब और हमारे साथ है कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। मजहर साहब, आपने जो इस इजलास का जिक्र किया था ब्रेक से पहले, मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ, यहाँ पर किसी हल्के की बात नहीं है, किसी सियासी जमात की तो चलें, जो इतराज़ात है वो अपनी जगह। एक सिटिंग रावलपिंडी कमिश्नर जिसकी अभी जाहिर है उसने आज मुस्ताफ़ी अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया है, वो रियासती मशीनरी का हिस्सा है और उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है, और एक नहीं 13 हल्कों पर, 27 सूबाई और 13 कौमी असम्बली। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड विद द इजलास नाउ? नहीं, अब उसमें आप इसकी जो भी इलेक्शन कमीशन का इजलास है उसमें बजाय इसके कि वो खुद कोई फैसला कर लें, उन्हें हर सूरत में इसकी तहकीकात इसी तरह हो सकती हैं कि आप बुलाएं, कमिश्नर को भी बुलाएं,
आप उन 13 आरओज़ को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, नहीं हैं, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह का दबाव था, क्योंकि ये अनहर्ड नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ अनहर्ड चली जाए। ये बड़ा संजीदा मामला है और ज़ाहिर है वैसी ही इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है और इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने और ज़्यादा इस मामले को पेचीदा कर दिया है। सही। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी एक इल्ज़ाम लग गया और उस पे काउंटर वो हो गया, उससे मामला संभल जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये मामला संभलेगा नहीं जब तक आप तमाम फरीक को मुतमईन नहीं कर लेंगे। ये मामला जो है इस तरह दबता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सही है। मज़हर साहब, जो सियासी जमातों के आज बयानात आए हैं, मैं उसकी तरफ आती हूँ आपके पास, लेकिन पहले मैं कंवर दिलशाद साहब से पूछूं। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मज़हर साहब ने भी कहा और आपने कहा बड़ा है उनके पास पावरफुल है, हमने तो बड़े देखे, पिछली पार्लियामान ने उनको पावर्स दी भी, वो एक्सरसाइज करते दिखाई दिए आपको ये पावर्स इस पूरे इलेक्शन इंतखाबी अमल में और इससे पहले, यानी कि जिस दिन से शेड्यूल के अनाउंसमेंट हुई? ये बहुत इम्पोर्टेंट केस हुआ है, इसको ऐसे मामूली अंदाज में या बयानबाजी के जरिए इसको नजरअंदाज करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री मेरे सामने से गुजरी है। जिस वक्त ये मार्च 77 का इलेक्शन हुआ था, तो इसके बाद फौरन जब मौसम बदल गया और क्लाइमेट तब्दील हो गई, तो सेक्रेटरी इलेक्शन के जो उस वक्त के थे एजेंट फारूकी, वही वैदा महबूबा बन गए थे और उन्हीं की निगरानी में ही जनरल जियाउल हक साहब ने व्हाइट पेपर तैयार करवाया 800 पेज का। तो 800 पेज की जो आर्किटेक्चर थे, जो इलेक्शन की धांधली के बारे में लिखा, वो सेक्रेटरी एजेंट फारूकी साहब थे। तो वो तो जब हालात बदलते हैं तो सब चीजें सामने आ जाती है। हम तो आपकी वसातत से ये कहना चाहेंगे कि इसको नजरअंदाज ना करें, इसको अभी इब्तदाई सतह पर अभी इसकी मुकम्मल तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, हालात को देखना, ये इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया है। और उसमें सबसे बड़ा आसान तरीका यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर 13 के 13 जो रिटर्निंग ऑफिसरान है और उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं 2-2, उनको भी साथ बुलाएं। क्योंकि जो फार्म जो गड़बड़ हुई है बकौल कमिश्नर साहब के, तो वो हुई है फार्म 97 में। तो 97 में जो गड़बड़ हुई है प्रोविजनल जो हमारा होता है फार्म, उसमें गड़बड़ हुई है। प्रोविजनल कंसल्टेशन 95 करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसमें गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ हुई है 97 में जो तैयार करता है रिटर्निंग ऑफिसर। नहीं 47 तो क्या हो गया कंवर दिलशाद साहब, आप तो निगरान सेटअप में जाकर पूरा इलेक्शन कमीशन भूल गए, इलेक्शन भूल गए लगता है। फॉर्म 47 में मसला है। 45 और 47 एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा ठीक है, चलिए। देखें बात सुने, इसमें गवर्नमेंट टेक केयर गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन जाने, रिटर्निंग ऑफिसर जाने, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो है फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करते हैं। जहाँ टेम्परिंग जो की गई है वो फॉर्म 47 में की गई है। 47 का जो फॉर्म होता है वो तैयार करता है रिटर्निंग ऑफिसर। सही। वो सारे जितने भी होते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है कि जब वो 45 फॉर्म देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को, फिर वो जो कंसोलिडेशन रिपोर्ट तैयार करता है उसमें वो गड़बड़ करते हैं, जिसने गड़बड़ करनी होती है, जिसका जमीर खराब होता है, तो ये सारी उसमें गड़बड़ होती है। तो ये सारा इलेक्शन में पाकिस्तान को चाहिए कि फॉर्म 45 भी मंगा लें और फॉर्म 47 भी मंगा लें और इलेक्शन कमीशन के कमेटी रूम में एक ही फॉर्म दिखा दें, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाए। अगर वहाँ फॉर्म 47 पर 45 में कोई मुतजाद है या टेम्पररी नजर आ जाएगी, आप एक्शन ले लें। बस यही तो मेरी बात सुने ना, यही तो जो उम्मीदवार जो कहते हैं कि हम जीते थे, हमारे पास फॉर्म 45 है, वो हम जो है मुताबिकत नहीं रखते, देख लें, तो वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो देखने को तैयार ही नहीं है। और जो बात मजहर साहब ने कही कि ये फैसले जल्द होने हैं, जो भी तहकीकात आपने करनी है, चाहे वो रावलपिंडी कमिश्नर की हो, चाहे आपने ये जितने भी हल्के हैं जिनके हवाले से लोग मोतरज़ हैं। मजहर साहब मुझे ये बताइए, अब इस पूरे सिनेरियो में आपने ये देखा, ये तो चले बयान आज आया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक की भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। कल नवाज शरीफ साहब का भी यही था कि पंजाब में तो ठीक है, हमें सेंटर में नहीं लेनी चाहिए। तो प्रेशर क्या है नून लीग के ऊपर कि वो उन्होंने करनी है ये सेंटर में, जब अब उनके क्लोज आइड्स भी ये कह रहे हैं ना करें आप? देखिए, बड़ा इसलिए कि जो भी हुकूमत बनेगी वो बहुत कमज़ोर हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके की सूरत हाल है जो हमें जो है वो
10 अप्रैल 2022 के बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद सामने आई। इस वक्त जो है वो अपोजिशन बहुत मजबूत है। ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM और JUI इनके दरमियान कोई हमांगी होती तो शायद इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं होती। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को खींच लिया है। पीपल्स पार्टी ने वो ये कहते हैं कि जी हम सपोर्ट कर देंगे लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो चैलेंजेस हैं, आने वाले चैलेंजेस हैं, IMF के पास जाना है और चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर आप वीक गवर्नमेंट लेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी उनका एक माजी जो है जो 2022 के बाद लोगों ने 16 महीने देखे, उनके बारे में वैसे ही सवालात हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट बना भी रहे हैं वफाक में, तो मेरा तो यही होगा कि मेरे ख्याल में कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, उसके बजाय किसी और को ले आएँ। जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक इस तरह का खेल रही है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे, और मुस्लिम लीग नून को ये एप्रीहेंशन है कि किसी वक्त अगर IMF वगैरह की स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आई और महंगाई स्ट्रॉन्ग बजट आया, महंगाई बढ़ गई तो सारा बोझ आएगा, तो वो अपने आप को डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं। सही। शायद यही वजह है कि इससे कंट्रोवर्सी में, और ज़ाहिर है PTI एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे उभर कर सामने आ रही है, इसलिए गालबन PMLN के लोगों को ये खदशा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बनानी चाहिए, उनको ये खदशा है कि इससे हम मज़ीद कमज़ोर होंगे और मज़ीद जो है हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होंगे, इसलिए बेहतर है कि हम हुकूमत ना बनाएं। अब सवाल ये कि अगर वो हुकूमत नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्या आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ वाकई किसी पार्टी के साथ, क्योंकि बातचीत तो उनकी चल रही है, ये आज़ाद उम्मीदवार आर्जी तौर पर, जैसे कि आज अली मोहम्मद खान ने कहा, शामिल हो जाएंगे, ये होता देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये ऑपोजिशन में ही बैठे होंगे? देखिए, इन्हें तो अभी इस वक्त तो अपोजिशन में ही बैठना चाहिए, लेकिन वो ये उनके यहाँ ये वो है कि JUI से बात करना, और JUI के साथ अगर हुकूमत साजी की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब उनके लिए तो सूट ये करता है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, उन्हें ये सूट करता है, बजाय इसके कि हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई बात करें या JUI के साथ। तो जब आप हुकूमत साजी में जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं। सही। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत सादी की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे अपोजिशन के तौर पे, और वो कोशिश करेंगे कि अगर इतनी सीटें उनकी दोबारा वो हो जाती हैं, यानी पिटीशन वगैरह के सिलसिले में उनके हक़ में फ़ैसले आ जाते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कहीं इस पोजीशन पर आ जाएं कि वो हुकूमत बना लें चंद एक छोटी जमातों को साथ मिला के। लेकिन ये कि उन्हें बेहतर ये सूट करता है कि अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। नहीं, और फिर गारंटी क्या है कि वो इलेक्शंस जो हैं उसके बाद कोई ऐसे कमिश्नर आकर के वो बयान नहीं देंगे, और क्या गारंटी है कि फिर से निज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन का वो बैठेगा नहीं? ये भी तो सारी मामलात है ना मज़हर साहब। हमारे यहाँ तो हमेशा, अब तो ऐसा लगता है वतीरा है ये कि नताइज जल्दी नहीं आने। जी यही है, और इसको इलेक्शन कमीशन नहीं दूर करता तो हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होगा और इलेक्शन कमीशन पे संजीदा सवालात उठेंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कराने में बहुत हद तक नाकाम हुआ है, और वो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा पाया। जिन इलेक्शन पे सवालात उठ जाएं और जिनके नताइज जो है घंटों या पूरा एक दिन लग जाए, नेक्स्ट डे नताइज आए, वो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है? सही। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे अयाज अमीर साहब, जिन्होंने चकवाल से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और वो भी सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सीट जीती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनका नतीजा भी तब्दील हुआ है। राइट आफ्टर दिस वन
वेलकम बैक। इस वक्त तहरीक इंसाफ जिन्होंने आज पुरअमन एहतजाज की मुल्क गिर जो है वो कॉल भी दी हुई थी, और हमने देखा कि लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार भी किया गया, फिर रिहा कर दिया गया। बताया गया कि वहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज है। बहरहाल जो इंतखाबी अमल था और जो नताइज थे उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के निजी होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वो तमाम उम्मीदवार जो नहीं जीत सके उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे साथ इस वक्त अयाज अमीर साहब हैं, चकवाल से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, कामयाब नहीं हो सके, ये भी गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। सीनियर तज्जिया निगार भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अयाज अमीर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज जो रावलपिंडी कमिश्नर ने जो एक एतराफ़ी बयान दिया, जिसके हवाले से बकौल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के कि एक बोचाल सा आ गया है, और फिर जिस तरह के बयानात और दीगर आए हैं नवाज शरीफ साहब की जमात के सीनियर रहनुमाओं के, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप वाकई समझते हैं कि जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है रावलपिंडी के कमिश्नर का, जैसे कि कहा जा रहा है? ये अर्थक्वेक हुआ है आज। रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उसने सारा कुछ पोल खोल दिया है। उसने ये कहा है कि मैं तो आज सुबह सुसाइड खुदकुशी करने चला था, फिर मैंने कहा मैं हराम की मौत क्यों मरूं। इतनी बड़ी चीज हुई है, इनका तो दिमाग ठिकाने नहीं है। ये कैसी कैसी ये बेशर्मी की बातें ये कर रहे हैं कि जी इसका पता नहीं किसके साथ फ्रंटमैन है, फलाना है, टिमकाना है। और भाई ये आप बताएं कि इलेक्शन चोरी हुआ है या नहीं, बात उस पर आप करें, उसका जवाब दें। सारी दुनिया को पता था कि इलेक्शन चोरी हुआ है। अब तो बीच में से वो जो भेदी एक है उसने आके सब कुछ इकरार कर दिया है। तो आपका तो भांडा बिल्कुल खुल गया, तो रह क्या गया आपके पल्ले? अयाज अमीर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब ये तहकीकात का तो कहा है निगरां वजीर आला पंजाब ने भी कि तहकीकात की जाएंगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी खैर उनके बयान की तो पहले तरदीद की गई थी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझाइएगा, ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट करीब थी? रिटायरमेंट से उनके बयान का क्या ताल्लुक है? नून लीग और ऐसी बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जब उनका भांडा सारा खुल गया है तो ये तो उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इतना नीचे गिर जाना, इतना घटिया किस्म की बातें करना। भाई आप इलेक्शन की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ये मामला तब जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं, वहाँ भी लगता है कि किसी सूरत कोई हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। खान साहब की जानिब से ये दीगर जमातों से राब्ते का कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी अली मोहम्मद खान साहब की। लेकिन अब जो ये इंकशाफात हुए हैं या जो एतराफ़ी बयान है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मामला कैसे हल होंगे? सारी दुनिया को इस इलेक्शन की हकीकत का पता चल गया है। एक जब मॉरली बैंकरप्ट एक लीडरशिप हो एक पार्टी की और उसके पीछे साथ उसे धमकियां दी जा रही हो, वो कैसे गवर्नमेंट बनाएगा? वो जो पार्टी कैसे बनाएगी, चलाएंगे वो कैसे? कुछ सिंपल मामलात हैं पाकिस्तान के, कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। और इस किस्म के नाटक, इस किस्म की बेशर्मी जो हो रही है, और फिर कोई सोचे कि जी हुकूमत साजी हो जाएगी, हुक्मरानी हो जाएगी, पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इनको अपना चेहरा जो है आईने में देखना चाहिए कि अपने साथ क्या कर रहे हैं और मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। ओके, सो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कब हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेंगे? कभी ये बयान आता है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में और सेंटर में हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन साथ साथ जाहिर है क्योंकि एक मसला है, इंतखाबी निशान नहीं दिया गया था, आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ा था। अब जो दीगर जमातों के साथ बातचीत का सिलसिला का आगाज़ हो रहा है या हो गया होगा, जाहिर है काफ़ी राब्ते तो आप लोगों के हुए हैं, क्या देख रहे हैं? Would you be able to form a government at the center? The most important thing is कि ये जो है, जो नाटक वाला इलेक्शन हुआ है, इसके बारे में तो कोई फैसला हो। ये जो इतनी सीटें जिस पे धांधली हुई है, वो कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने पूरी रावलपिंडी डिवीजन की सीट्स जो हैं, प्रोविंशियल एंड नेशनल, उस पे हमने जुल्लू फेर दिया था। इतनी लीड थी। तो पहले तो ये फैसला हो ना, हुकूमत साजी जो बात है वो पीछे चली गई है। ये अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेसिंग द नेशन
इल्जामात उन्होंने कमिश्नर साहब ने इलेक्शन कमिश्नर साहब पे भी लगाए हैं, चीफ जस्टिस साहब पे भी लगाए हैं। जी बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका तो पहले फैसला हो जाए, फिर हुकूमत साजी होगी। ये और ऐसे इलेक्शन से हुकूमत साजी हो कैसे सकती है, मुझे आप प्लीज समझा तो दें। अच्छा अयाज अमीर साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि उनके इल्जामात न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी उन्होंने लगाए, जिसकी उन्होंने तरदीद भी की। आपके नज़दीक किस किस्म की अब तहकीकात और किसने करनी है ये तहकीकात? इलेक्शन कमीशन पर जाहिर है कि आप लोगों के एतराज़ात हैं, निगरान सेटअप पर आपके एतराज़ात हैं। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो वाहिद फोरम है जो इस मसले का हल निकाल सकता है? मैंने कब कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कब उनकी वो सेहत का जो है इकरार भर लिया है? मैं अब कोई चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपके सामने कह नहीं सकता, तो मेरी जबान बंदी है। मैं थोड़ा एहतियात से काम कर रहा हूँ। यही तो मखमसा है कि फैसला करेगा कौन? सारे टेंटेड हो गए हैं। इस इलेक्शन कमीशन से आप इंसाफ की तवक्को रखेंगे? सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो उन पे तो कमिश्नर साहब ने इल्जाम लगा दिए हैं। मेरे जैसे नाचीज को आप छोड़िए, तो कौन करेगा फैसला? ये पहले इंडिपेंडेंट कोई फोरम कोई बनाए तो सही, बताए तो सही किसकी क्रेडिबिलिटी है जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अभी आपने वो जो है चोरों के पास ही जाके, मैं चोर इस्तेलाह मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, चोरों के पास ही आपने इंसाफ का फैसला कराना है, तो इंसाफ कैसे होगा? हाँ, तो लेकिन अयाज अमीर साहब, जाहिर है आप लोगों की नशिस्तों का मामला है, इलेक्शन के ओवरऑल मामला है, लोगों का मामला है, तो आप सजेस्ट तो कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे फिर ये तहकीकात होनी चाहिए? बिकॉज ये हमारी पार्टी की सीट्स का मसला नहीं है, ये पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम की लेजिटिमेसी का मसला है। आपने किसी चीज को एतबार की नजर से पाकिस्तान में देखना भी है या नहीं देखना? दैट इज द क्वेश्चन हियर। आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया है। धांधलियां पहले भी हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा बड़ा धांधला कभी नहीं हुआ। दिस ऑडेसिटी, दिस ब्लेटेंट तरीके से हुआ, ये वाली रिगिंग हुई है। ये तो सारा इन्होंने, दे हैव कॉल्ड इनटू क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सही। तो ये सिर्फ पीटीआई का मसला है ही नहीं, ये तो कौम का है, ममलिकत का है। यकीनन ये पूरे इलेक्शन के ऊपर जाहिर है जब सवाल उठते हैं तो पूरी कौम और मुमलिकत का है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बताइए कि क्या समझते हैं अब किस तरह से ये तहकीकात होनी चाहिए? व्हाट इज दैट फोरम जहां पे तहकीकात हों और सब इससे मुत्तफिक भी हों कि जी ये इंडिपेंडेंट तहकीकात हुई हैं? मुझे सिर्फ, मैं तो इस चीज से राजी हो जाऊंगा कि यही इलेक्शन कमीशन हो, लेकिन आप जैसे कोई 2, 3, 4 वो वहां साथ बैठे हों जो देख सकें कि जो उनके सामने इस्तदा पेश की जा रही है उसको उन चीजों को देखने के वो हामिल भी होते हैं या नहीं। सही। वो तो मसले को देख ही नहीं रहे सही तरीके से। फॉर्म्स 45 ले के हम वहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं, कोई देख ही नहीं रहा कि वो क्या है, ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, फॉर्म 45 है क्या, ये ऐड कितने होते हैं, कोई कैलकुलेशन करने वाला वहां कोई नहीं। तो आप वहां पे आ जाए तो मैं मान जाऊंगा इसी इलेक्शन कमीशन। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है इस इलेक्शन के हवाले से, हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। आज जो कुछ हुआ, रावलपिंडी की जो कमिश्नर ने इंकशाफ किया, एतराफ़ जुर्म किया, इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं, और आपने देखा कि हमारी स्टेटमेंट्स भी आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि सीसी में हमारे चारों सूबों से जो हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको हम जमा कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, उसके बाद हम एक बाकायदा एक स्टेटमेंट जो भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। लेकिन आज जो कमिश्नर साहब की एक स्टेटमेंट आई है
पहली बात तो ये देखें, कमिश्नर का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने डायरेक्ट जो है चीफ जस्टिस साहब को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बकाया है। अब मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस साहब इतने फारिग हैं कि वो कमिश्नर को फ़ोन करेंगे, आप इलेक्शन को जो है आप ऐसे कर दें या वैसे कर दें। फिर इनका ज़मीर जो है आज जागा जब इलेक्शन गुजर गए। और ज़मीर जागने क्या मतलब है कि आप कमिश्नर का रोल क्या है इलेक्शन में? उनका तो कोई रोल है नहीं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो सारे डीसीज़ के साथ होती हैं, कमिश्नर का होता नहीं है। और फिर अगर आप इस कमिश्नर के ताने बाने देखें, कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते, वो तो वक्त के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी जो है वो एक इंक्वायरी का मुतालबा किया कि इसकी इंक्वायरी फिल फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि क्या इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। और अगर हकीकत है वो भी देख पता चलेगा, अगर हकीकत नहीं है तो जिस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो फिर जो है इस किस्म के स्टेटमेंट्स पे उनको उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक तो आपने तहकीकात का कह दिया है, यानी यकीनन कि ये किस तरह के उन्होंने इंकशाफात किए हैं, इस पर तहकीकात का आप भी कहते हैं कि होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात आप लोग कर रहे हैं माजरत के साथ कि कहाँ से ताने बाने इनके मिलते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। एग्जैक्टली वही है जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि इन 8 दिनों में ज़मीर क्यों ना जागा, अचानक क्यों जागा, इन 8 दिनों में किससे मुलाकात हुई। क्या आप लोग सोच रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या समझ रहे हैं, किसी ने इनको भेजा है इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने के लिए, या आप दोनों की जो इस वक्त मेल मिलाप है हुकूमत साजी का उसके खिलाफ वो ना हो सके इसलिए किया है? नहीं देखें, पहली बात तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। इनका अपना ज़ाती ताल्लुक जो पीटीआई के लोगों के साथ है वो भी सबके सामने भी आ जाएगा। पीटीआई के साथ बड़े इनका जो करीबी ताल्लुक है। लेकिन बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, अभी आप लोग के टॉक शो है कि इन सब तो 2018 में भी तो कहीं पे पोस्ट हुए होंगे ना, कि नहीं हुए होंगे? कमिश्नर तो एक दिन में तो नहीं बने ना। 2018 भी एक बड़ा मुतनाज़ इलेक्शन था, उससे पहले भी। तो क्या 2018 में जब इनकी पोस्टिंग थी तो उस वक्त इसके ज़मीर ने क्या कहा था कि कहाँ पर वोट डालो, और मुतनाज़ इलेक्शन थे, उस वक्त इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि मुझे किसने कहा कि मैं क्या करूँ। कहीं ना कहीं तो अपॉइंटमेंट हुई होगी, मुझे नहीं पता कहाँ पर होंगे, लेकिन 2018 में भी कहीं पे पोस्टिंग हुई होगी जहाँ पर इलेक्शन चुराया गया था, जहाँ पर पीटीआई को जबरदस्ती लाया गया था। तो उस वक्त तो इनका ज़मीर सोया हुआ था या जागा हुआ था? तो उस वक्त भी ज़मीर जगा लेते। नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ से ताने बाने कैसे मिलते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज हनीफ अब्बासी साहब से बात हो रही थी जब दिन में हम ये ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब ये कहा कि कल शाम तक ये मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़े अच्छे आदमी, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे, पता नहीं इनको अचानक क्या हुआ, फिर उनकी जहनी क्या कहते हैं जो कैफियत है उस पर सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए। मेरी समझ से बाहर है कि एक जो कमिश्नर लेवल का बंदा सिटिंग अगर इतने संगीन इल्जाम लगा रहा है तो आप सबको तो फौरन कहना चाहिए कि तहकीकात करो। देखें, मसला ये नहीं है। देखें, अगर हनीफ अब्बासी साहब के वो दोस्त हैं, मुझे नहीं पता उनके दोस्त हैं या नहीं है, या क्या नहीं है, तो वो उनके दोस्त हो सकते हैं जो चीज़ भी है, या जो उन्होंने उनके ज़हनी उस पर जो सवाल उठाया कि कैफियत ठीक नहीं है, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ, मेरे उनके साथ मुलाकात भी शायद मेरे ख्याल में नहीं है। तो जिनके दोस्त हैं वो बता सकते हैं कि उनके क्या दोस्त हैं, क्या नहीं है। सही। तो अच्छा, लेकिन आपने क्योंकि तहकीकात का मुतालबा कर दिया और दूसरी साइड के ऊपर इस वक्त जाहिर है हुकूमत साजी के लिए आप लोगों की एक कमेटी तश्कील हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिल रही है। आप तक ये नज़र से भी गुजरा होगा कि नून लीग भी ये कह रही है कि हम ही ने क्यों ये जिम्मेदारी उठानी है कि हम सेंटर में बनाएं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का भी मशवरा है कि ना बनाई जाए, मतलब उसका हिस्सा ना बने। इसी तरह से ख्वाजा साद रफ़ी के कौमी हुकूमत की बात करते हैं। लगता है कोई हुकूमत वैसे बनाना नहीं चाहता, आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है, कहते हैं हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना। क्या वजह है ये सब, क्यों भाग रहे हैं इस हुकूमत साजी से हम? देखिए, हम भाग नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि देखें इस वक्त जो इलेक्शन जिस तरीके से हुए, हम तीसरे नंबर पे आए हैं। पहले नंबर पे जो है आज़ाद कैंडिडेट्स हैं जो कि पीटीआई क्लेम करती है कि सारे हमारे हैं, फिर पीएमएलएन है, फिर हमें। हमारी ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बने। पीटीआई ने कुछ दिन 2 दिन पहले तक कहता कि हमने किसी से बात नहीं करनी। फिर परसों उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ जो है बाकी जमात से बात करनी है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बात नहीं करनी। तो उस तरफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई बात। अब दूसरी बात ये आ गई है कि हमारे पास क्या ऑप्शन थी। आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठती? अगर हम अपोजिशन में बैठे तो इसका मतलब इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने हैं। और अगर हमने पीएमएलएन को सपोर्ट करना था क्योंकि उन्होंने हमसे वोट मांगे थे, तो हम पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको एतमाद का वोट भी देंगे।
हम लेजिस्लेशन में भी जो प्रॉपर अच्छी लेजिस्लेशन होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम उसका काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि 16 महीने की जब हुकूमत थी उसमें हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप लोगों ने हम पे बड़ी तनकीद की गवर्नेंस के हवाले से, बाकी हवालों से। हमारे सीसी के मेंबरान ने भी इसके ऊपर बहुत से जो है सवाल उठाए कि जी हमने जब 16 महीने हुकूमत में थे, हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती रही, हमें फंड्स भी नहीं मिले, जो हमसे वादे किए गए थे वो नहीं हुए, तो हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लिहाजा हम उनको सपोर्ट करेंगे और हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, काबीना का हिस्सा इस नहीं बने। सपोर्ट के एवज जाहिर है कि आप लोगों की भी तो कोई डिमांड होगी, वरना फिर ये ना कमिटियां तश्कील होती, बस जिस वक्त आपने सपोर्ट करनी होती, वजीर आजम का वोट देना होता दे देते। तो क्या मतलब, क्या व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग एट? आपने आईनी ओहदों की डिमांड की है? देखें, हमने उस पे जो है क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन की मेजॉरिटी है, मरकज में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह बलूचिस्तान में हमारी मेजॉरिटी है, हमने कहा कि आप हमें सपोर्ट करें। तो हम इस वजह से भी हम उसको उधर वो कर रहे हैं। दूसरी आईनी ओहदों पे जो है वो कोई कतई नहीं है। आईनी ओहदे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर कौमी असम्बली का और प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन है उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इत्तेहादी जमातें में सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 3 ओहदों पे इलेक्शन लड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है कि हंगामी इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन के क्या नतीजा निकलता है। आया आज की स्टेटमेंट कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, जो कि सीरियस एलिगेशंस भी हैं, उस पर किस किस्म की तहकीकात की जाती है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।